everyone, today we are going to study a very different and the very unique topic of this chapter, that is known as apomixis. Clear? Apomixis के काफ़ी questions आपने देखे हुए होंगे when you were studying about the some practice questions of asexual reproduction also. Clear? क्योंकि जो apomixis है उसको basically किस कैटेगरी में रखा गया है कि ये एक टाइप ऑफ asexual reproduction ही कंसिडर होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होता. When we see this apomixis, तो वर्ड को समझना, एपो वर्ड की जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली एपोमिक्सिस इज, तो एपोमिक्सिस जो है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, एपो मतलब होता है विदाउट. क्लियर? द एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस वर्ड का मतलब होता है सिनगैमी, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स पॉसिबल नहीं होता. इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर देयर इज सीड फॉर्मेशन होता है. क्लियर? ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीड फॉर्मेशन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? ये एक इसकी टैगलाइन है. ऐसे 2-3 पॉइंट्स आएंगे जिसको हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली कंसीडर करना है. तो सीड फॉर्मेशन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एपोमिक्सिस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में हम देखते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड, बट इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन तो होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सीड, बट यहाँ सीड फॉर्मेशन होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. अल्टीमेटली इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं कि दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये जो दो टर्म्स हमने यहाँ पर पढ़ी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टैगलाइन से ही एपोमिक्सिस को जनरली डिफाइन किया जाता है. द प्रोसेस of asexual reproduction that involves the formation of seed but without sexual reproduction, without fusion of gamete or without fertilization. You can use any type of term. Clear? तो ये हो गया एपोमिक्सिस, जिसके मीनिंग को हमने यहाँ पर समझ लिया, मतलब कि यहाँ किसी भी टाइप की सिनगैमी नहीं होती. कहाँ दिखाई देता है? मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ स्पेशल फैमिलीज हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की है, स्पेशल मैकेनिज्म इन विच दे आर प्रोड्यूसिंग सीड बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उसके अंदर जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिलीज आती हैं, उसमें सबसे फर्स्ट आता है एस्टीरेसी फैमिली एंड सम ग्रासेस. क्लियर? दे हैव डेवलप्ड सच मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है तो वहाँ पर नो जाइगोट फॉर्मेशन. तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी अल्टीमेटली वहाँ पर परफॉर्म नहीं होता. तो इन दोनों प्रोसेस के बिना ये क्या शो करते हैं? सीड प्रोडक्शन शो करते हैं. क्लियर? पार्थेनोकार्पी के साथ में जनरली इसका डिफरेंस पूछा जाता है. ऑब्जेक्टिव तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. क्लियर? मैनी टाइम आस्क क्वेश्चन है ये, तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. यानी यहाँ पर कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, बट अल्टीमेटली यहाँ पर सीड का प्रोडक्शन हो रहा है. तो जैसे आपने एक टर्म पढ़ी होगी, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो हुआ है, लेकिन किसी सोमेटिक सेल से हुआ है, वो किसी जर्म सेल से प्रोड्यूस नहीं हुआ. किसी एग सेल या फिर मेल गैमेट के फ्यूजन से जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको तो हम नॉर्मल एम्ब्रियो बोलते हैं ना, जनरेटिव एम्ब्रियोज बोलते हैं. लेकिन अगर किसी सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो वी कैन से कि यहाँ पर अगर कोई सोमेटिक सेल पार्टिसिपेट करती है एम्ब्रियो बनाने में तो उसको हम बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो ये एक बेसिक कंसेप्ट इसकी यहाँ पर समझ में आ गई है. अब पॉइंट ये है, क्योंकि ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लियर, तो ये जो एपोमिक्सिस है इसमें आपको रैपिड मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे सकता है. रैपिड मल्टीप्लिकेशन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखा था कि बहुत फास्ट रेट पे नई प्रोजेनी बनती है. एंड सेकंड कि जो भी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. क्लियर? अब जब जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स की हम बात करते हैं, जेनेटिक सिमिलर टू देयर
पेरेंट्स। अब जब हम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स की बात करते हैं तो हम उनको बोलते हैं क्लोन्स। क्लियर? तो यहाँ पर एपोमिक्सिस से भी जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे दे आर कंसिडर्ड एज अ क्लोन। और क्लोन जो है वो तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। बट अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ क्लोन तो देन इट इज नोन एज रैमेट। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो हमने जनरल कंसेप्ट इसकी लेते हुए चल रहे हैं। अब हमारे पास में टाइप्स आते हैं। क्लियर? एपोमिक्सिस को हम डिस्क्रिप्टिवली अब स्टडी करेंगे कि एपोमिक्सिस जो है वो कितने टाइप का होता है और क्या क्या सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अब हमारे पास में आ रहा व्हेन वी टॉक अबाउट द एपोमिक्सिस। क्लियर? एपोमिक्सिस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज रिकरेंट अगेमोस्पर्मी। नेक्स्ट आता है नॉन रिकरेंट अगेमोस्पर्मी। और सबसे थर्ड नंबर पे आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, या फिर आप कई बुक में इसको पॉली एम्ब्रियोनी टर्म भी कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ये है आपकी बेसिक एपोमिक्सिस के टाइप्स। अब यहाँ पर एक टर्म आता है अगेमोस्पर्मी। काफ़ी बुक्स में आपको रिकरेंट एपोमिक्सिस या नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस भी मिलेगा। कई बुक में आपको एगेमोस्पर्मी भी मिलेगा। हालांकि अगर हम अगेमोस्पर्मी को देखें ना तो मीनिंग वही निकलता। अ मतलब एब्सेंट। क्लियर? गेमो का मतलब हो गया मैरिज एंड लास्ट में स्पर्मा मतलब आ गया सीड। यानी अगर हम इस पूरे वर्ड्स का मीनिंग निकाले जाए तो क्या आएगा कि यानी सीड का फॉर्मेशन होता है बट विदाउट मैरिज। विदाउट मैरिज इन द सेंस नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो अगेमोस्पर्मी को कई जगह ऐसा कंसीडर किया जाता है इट इज एज सिमिलर एज एपोमिक्सिस, बस में बहुत स्लाइट डिफरेंस है जो हम आगे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बट मेजोरिटी की जगह पर आपको एपोमिक्सिस के टाइप में यही 3 पॉइंट्स दिखाई देते हैं। रिकरेंट अगेमोस्पर्मी, नॉन रिकरेंट अगेमोस्पर्मी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ऑल्सो नोन एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि इसी में हम वापस पॉलीएम्ब्रियोनी को भी आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब जो ये रिकरेंट अगेमोस्पर्मी है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है जिसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखना है। दैट इज नोन एज एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी। अब हम इस पॉइंट्स को आगे कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी को जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें आया सबसे पहले एपोस्पोरी। व्हेन वी टॉक अबाउट द एपोस्पोरी, इसके अंदर आपको अब जो पॉइंट्स है ना उसके ऊपर बहुत खास ध्यान देते हुए चलना है कि जो एम्ब्रियो सैक है ना वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा इसके अंदर। और ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा ये किससे होगा? ये किसी एक डिप्लॉयड न्यूसेलस से डेवलप होगा। न्यूसेलस जिसको हमें वापस याद रखना है, न्यूसेलस क्या था? मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल था जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता था। तो जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा किसमें? एपोस्पोरी। एपोस्पोरी इज फर्दर टाइप ऑफ रिकरेंट अगेमोस्पर्मी। क्लियर? तो इसके अंदर डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा और डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक डेवलप किससे होगा? किसी डिप्लॉयड न्यूसेलस सेल से डेवलप होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी अगर हम इसकी टैगलाइन दें तो क्या पॉइंट होगा कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा फॉर्म्ड फ्रॉम स्पोरोफाइट। अब इस पॉइंट को हम कैसे समझते हैं? यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से समझना कि सबसे पहले हमने न्यूसेलस सेल से बनाया। न्यूसेलस सेल एक स्पोरोफाइटिक बॉडी है क्योंकि न्यूसेलस एक ओव्यूल का पार्ट है और ओव्यूल एक स्पोरोफाइटिक बॉडी है। क्लियर? तो स्पोरोफाइटिक बॉडी से एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक विच इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके अंदर जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है डायरेक्टली किससे डेवलप हो रहा है? न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है। यानी किसी भी स्पोरोफाइट बॉडी से डायरेक्ट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन हो रहा है। इस एपोस्पोरी को सबसे पहले डिस्कवर किया था रोजनबर्ग ने, साइंटिस्ट के नाम को याद रखना। और जो प्लांट था जिसमें ये सबसे पहले स्टडी हुआ था दैट इज नोन एज हिरासियम प्लांट। ये आपको 2 पॉइंट्स यहाँ से खास ध्यान रखने हैं। तो एपोस्पोरी की जब हम बात करते हैं या फिर हम रिकरेंट अगेमोस्पर्मी की बात कर रहे हैं जिसमें एपोस्पोरी आया, इसमें एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट न्यूसेलस सेल से, यानी सीधा स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज नोन एज एपोस्पोरी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लोस्पोरी को हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है दैट इज डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी के अंदर भी वापस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है एज सच सिमिलर लाइक हमने जो एपोस्पोरी में पढ़ा है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पर ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है ये एक डिप्लॉयड मदर सेल से डेवलप होगा। डिप्लॉयड मदर सेल यानी मेगास्पोर मदर सेल की हम यहाँ पर बात करें। एज वी नो कि मेगास्पोर मदर सेल तो ऑब्वियसली डिप्लॉयड सेल ही है, लेकिन वो आगे चल के मियोसिस परफॉर्म करती है और फिर मियोसिस की हेल्प से जो मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं वो मेगास्पोर फिर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। बट यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मियोसिस परफॉर्म नहीं करेंगी और एक डिप्लॉयड मदर सेल डायरेक्टली एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेगी। क्लियर? नॉर्मल केस में आपने जो एम्ब्रियो सैक देखा है ना वो हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती है, चाहे वो एक्स सेल हो, सिनर्जीस हो या एंटीपोडल सेल्स हो, सारी सेल्स हैप्लॉइड होती है। बट यहाँ पर जो एक्स सेल होंगी, यानी हम बात कर रहे हैं रिकरेंट अगेमोस्पर्मी की, तो यहाँ पर जो एक्स सेल होगी अनलाइक एनी अदर एम्ब्रियो सैक एक्स सेल्स आर हैप्लॉइड, बट यहाँ पर क्योंकि डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए डिप्लॉयड एक्स सेल प्रेजेंट होगी और ये डिप्लॉयड एक्स सेल डायरेक्टली किसकी तरह बिहेव करेगी? जाइगोट की तरह बिहेव करेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दिस डिप्लॉयड एक्स सेल पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर ये डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? जनरली ऐसे केसेस के अंदर जो पॉलिनेशन है वो स्टिमुलस का काम करता है, क्योंकि हमने देखा है पार्थेनोजेनेसिस के अंदर कोई भी फिजिकल या केमिकल स्टिमुलस की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो ऐसे एपोमेटिक सीड बनने के अंदर जो पॉलिनेशन है वो जनरली एक स्टिमुलस की तरह बिहेव करता है। तो यानी आपको ये बात समझ में आ गई, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना है, उसकी डिप्लॉयड एक्स सेल स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ जाइगोट एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग टू फॉर्म एम्ब्रियो पार्थेनोजेनेटिकली, इट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये आपको जनरली एग्जाम्पल अगर हम बात करें डिप्लोस्पोरी का तो वो हमें दिखाई देता है पार्थेनियम में, दैट इज द एग्जाम्पल। क्लियर? तो ये आपका डिप्लोस्पोरी कंप्लीट होता है। तो आपका ये रिकरेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन रिकरेंट अगेमोस्पर्मी और इट इज ऑल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। अब इसके अंदर सिचुएशन क्या है, अब इसको समझना यहाँ पर। क्लियर? मेगास्पोर मदर सेल है जो अभी हमने ऊपर भी देखी कि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाती है। बट यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो सबसे पहले मियोटिकली डिवाइड होगी और मियोटिकली एज यू नो कि डिवाइड होने की वजह से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? और ये जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे ये डायरेक्टली डेवलप करेंगे हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। ठीक है? अब इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की किसी भी हैप्लॉइड सेल से, इट कैन बी एनीवन, क्लियर? सिर्फ एक्स सेल ही नहीं, एंटीपोडल सिनर्जीज। क्लियर? तो यहाँ पर डेवलप होगा एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो from any haploid cell of embryo sac. Clear? Means the point is the cell will develop into embryo
विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे हैप्लॉइड एम्ब्रियो से जो प्लांट्स डेवलप होंगे दे विल बी हैप्लॉइड प्लांट्स, क्लियर, क्योंकि उनमें फ्यूजन नहीं हुआ है और डायरेक्टली किसी भी हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक्स से डेवलप हो गया। ऐसे जो हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर बेसिकली स्टेराइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल नहीं होती, जो स्टेराइल होते हैं। एग्जाम्पल जनरली हम इनका देखते हैं, दैट इज नोन एज ज़ियामेस। ठीक है, ये दो पॉइंट अब आपको यहाँ से बहुत क्लियर पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए कि जब हम रिकरेंट अगेमोस्पर्मी की बात कर रहे थे, रिकरेंट, और एक हमारे पास में था नॉन रिकरेंट। जो पॉइंट है ना, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ से दिमाग में रखना है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिकरेंट अगेमोस्पर्मी है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेंगे ना, एम्ब्रियो साइट जो बनेगा ना वो डिप्लॉइड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वेरेज नॉन रिकरेंट के अंदर आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है दैट इज द हैप्लॉइड। ये है इसका कीवर्ड जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रखना है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। रिकरेंट में डिप्लॉइड और नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको पूरा का पूरा। तो अब हमारे पास में रिकरेंट कंप्लीट हो गया, हमारे पास में नॉन रिकरेंट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसी पे ही मेनली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट जो हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन लिया था दैट इज द इम्पॉर्टेंट टाइप, एंड देन एडवेंटिव एम्ब्रियोन। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब जब एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की बात करते हैं तो इस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बट फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ स्पोरोफाइट, क्लियर। स्पोरोफाइट बॉडी की किसी भी डिप्लॉइड सेल से डेवलप होगा। एग्जाम्पल के अंदर जो जनरली सेल्स हैं जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, या तो वो न्यूसेलस होती है या फिर वो इंटेग्यूमेंट होती है। बोथ आर द ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ओव्यूल एक स्पोरोफाइटिक बॉडी है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, दैट एम्ब्रियो विल बी टू एंड, क्योंकि जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट है दीज सेल्स आर ऑल्सो डिप्लॉइड सेल्स, क्लियर। तो एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ स्पोरोफाइट कैन बी न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यहाँ पर एम्ब्रियो बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि जब ये सिचुएशन होती है तो जो नॉर्मल सिचुएशन में, यानी एक जो नॉर्मल जायगोट या फिर नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा जो किसी भी एग सेल के फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो का क्या फेट होता है, यानी उसका फ्यूचर क्या होता है। तो ये जो नॉर्मल एम्ब्रियो है इसके साथ में दो सिचुएशन होती है, या तो वो डीजनरेट हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, या फिर उनको कॉम्पीट करना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने हैं इसके अंदर एम्ब्रियो सेक में, उसके साथ उसको कॉम्पीट करना पड़ता है। ये जो सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको हम नाम दिया था आगे पॉली एम्ब्रियोनी भी, क्योंकि जनरल ऐसे पॉइंट नहीं है कि न्यूसेलस की कोई एक सेल ही एम्ब्रियो की तरह बिहेव करेगी। जब न्यूसेलस की सेल्स एबनॉर्मली बिहेव कर रही है तो देयर आर मोर देन वन सेल जो इस तरह से एबनॉर्मली बिहेव करेगी, और एक टाइम में बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको डायग्राम याद हो तो हमने इस तरह से, तो जब हमारा ये ओव्यूल का डायग्राम बनता है तो ओव्यूल के बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा था। अब ये एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ये जो सेल्स हैं दे आर द न्यूसेलस की सेल, या फिर यहाँ की कोई एक, ये इस तरह से बहुत सारी सेल एट अ टाइम एबनॉर्मली बिहेव करेगी और वो क्या फॉर्म करेगी, एम्ब्रियोज करेगी। तो आपको जो एक टैग पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि इस सिचुएशन में जब हम एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी की बात कर रहे हैं कि कोई न्यूसेलस की सेल या फिर ये जो हमने इंटेग्यूमेंट देख रहे हैं, इस इंटेग्यूमेंट की कोई सेल एम्ब्रियो बनाने में पार्टिसिपेट करेगी तो उनके नंबर्स मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो इन दिस केस, यानी ये जो सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, यहाँ पर मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। अब ये जो मोर देन वन एम्ब्रियो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, उसी की वजह से इस सिचुएशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कंसीडर करते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर मोर देन 1 एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा। अब ये आपको कहाँ दिखाई देता है? क्लासिक एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई देता है सिट्रस फ्रूट के अंदर और मैंगो के अंदर। क्लियर? तो बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि न्यूसेलस है और जो इंटेगुमेंट्स है तो वो तो आउटसाइड दिस पोरो एम्ब्रियो सैक सिचुएशन है, यानी ये जो सेल्स हमने पढ़ी, चाहे वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूसेलस और वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेगुमेंट, ये बोथ द सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट्स एंड न्यूसेलस दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियो सैक के बाहर प्रेजेंट होने के बाद जब इनमें एम्ब्रियो बनता है तो उस बाद में एम्ब्रियो बनने के बाद उसको अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है, यानी जो एम्ब्रियो है देन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दी एम्ब्रियो सैक, सेंटर में जाना होता है उसको, क्योंकि एम्ब्रियो बनाने वाली सेल्स एम्ब्रियो सैक के बाहर है और एम्ब्रियो बनने के बाद ये उसको अंदर की तरफ पुश करेगी। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स क्या बनाने वाली है, फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाने वाली है, तो ये जो एम्ब्रियो है ये सबसे पहले आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड होगा एंड देन पुश्ड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक बडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। स्पोरोफाइटिक, बहुत सारी टर्म्स डिफरेंट इसके अंदर यूज हो रही है, इसलिए आपको हर पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, दैट एम्ब्रियो विच इज गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम इंटेगुमेंट और द न्यूसेलस विच इज अ स्पोरोफाइटिक सेल, ये एम्ब्रियो आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक बनेंगे और उसके बाद में इन एम्ब्रियोज को पुश कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक बडिंग, क्योंकि बड बन रही है, बाहर से बडिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। तो स्पोरोफाइटिक बडिंग को हम एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर ही पढ़ते हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए बार बार मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसी पॉली एम्ब्रियोनी जो जनरली हमें दिखाई देती है सिट्रस के अंदर, सिट्रस का सीड अगर आपने कभी देखा होगा तो अगर आप उसको पुश करेंगे सीड को अच्छे से प्रेस करेंगे पीछे से तो आपको बहुत सारे एम्ब्रियोज एक सीड में से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो मोर देन 1 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी एंड दिस पॉलीएम्ब्रियोनी इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन द सिट्रस फ्रूट। इसमें ऑरेंज है, आप लेमन ले सकते हैं, मैंगोज के अंदर दिखाई देता है। और इस पॉलीएम्ब्रियोनी को सबसे पहले स्टडी किया था ल्यूवेनहॉक ने इन सिट्रस प्लांट, जो आपका दूसरा वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म होता है। पैरेलल में यहाँ पर एक और टर्म को यूज़ किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज नोन एज एपोगैमी। अब पॉइंट क्या है? एपोगैमी और एपोमिक्सिस। वापस पॉइंट तो सम ही आ रहा है, अगेमोस्पर्मी, एपो मीन्स विदाउट एंड गैमी मतलब फ्यूजन या फिर मैरिज, यानी यहाँ पर किसी भी टाइप का फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के बीच में किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो एपोगैमी क्या होता है? एपोगैमी का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ बट किसी भी सेल से अदर देन एग सेल, यानी एग सेल को छोड़ के एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट अगर कोई दूसरी हैप्लॉइड सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का, तो सिचुएशन को हम बोलते हैं एपोगैमी। क्लियर? That can be any haploid cells of embryo sac या फिर हम बोलें female gametophyte। बट यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है दैट इज अदर देन एग सेल। तो उसकी वजह से भी एग सेल की बिना, तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी दिखाई दे सकती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेन एम्ब्रियो बना है वो डिजेनरेट ही होगा, वो कॉम्पीट करेगा। हो सकता है कॉम्पिटिशन में वो सक्सीड हो जाए तो वो भी सर्वाइव करेगा और साथ साथ में जो दूसरे एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं वो भी सर्वाइव करेंगे। तो अभी हमने जब पॉइंट पढ़े थे तब हमने कहा था कि एपोमिक्सिस और अगेमोस्पर्मी में छोटा सा एक
बेसिक डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो अगेमोस्पर्मी है वो मोस्ट कॉमनली अकर्स इन जिम्नोस्पर्म, whereas apomixis is mostly occurs in angiosperm। ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों में ही सीड्स का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये स्पर्मेटोफाइट्स में ही ऑब्जर्व होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड्स तो बनेंगे बट सीड्स का जो ओरिजिन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इन द सेंस यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा बट गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। ये पॉइंट आपको वापस यहाँ पर से एक पॉइंट ध्यान रखना है, गैमेट्स तो बनेंगे यूजुअल, जैसे जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट्स बनेंगे बट गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। इन द सेंस यहाँ फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। ये हो गया आपका एक नॉर्मल पॉइंट। बट अगर हम देखें कि अगेमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस में कॉमन क्या है, तो कॉमन पॉइंट क्या है, वही पॉइंट है देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, दोनों में ही सीड का फॉर्मेशन होता है पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या सिनगैमी यहाँ पर नहीं होता, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता जो नॉर्मल एग सेल और मेल गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। तो ये कुछ एक कॉमन डिफरेंस है जो एपोमिक्सिस और अगेमोस्पर्मी के बीच में यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज नोन एज जिसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो यहाँ पर जो पार्थेनो वर्ड का मतलब होता है दैट इज नोन एज वर्जिन। तो यहाँ पर वही पॉइंट हो गया कि वर्जिन डेवलपमेंट है इसके अंदर क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा बट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास में आता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के अंदर द वर्जिन फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। तो दैट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और अनफर्टिलाइज्ड ओवरी ही फ्रूट बना रही है। अब इसमें जो एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना होता है जिस पे मेन क्वेश्चन बनता है कि कुछ फ्रूट्स के अंदर पार्थेनोकार्पी जो है, सम फ्रूट्स के अंदर दिस पार्थेनोकार्पी इज यूजलेस कंसिडर होती है। ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा। जिस फ्रूट्स के अंदर, उन फ्रूट्स के अंदर जिसके अंदर जो एडिबल पार्ट है या तो वो थैलेमस हो या फिर सीड हो, इसलिए इसका जो मेन एग्जाम्पल हम जो यूज़ करते हैं ना वो प्यूनिका का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पोमीग्रेनेट, जिसके अंदर जो एडिबल पार्ट है वो हम जूसी टेस्टा कंज्यूम करते हैं। तो जूसी टेस्टा कंज्यूम करने की वजह से, क्योंकि पार्थेनोकार्पी में हमने देखा है कि सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर एडिबल पार्ट ही सीड कंज्यूम होता है उसके अंदर ये जो पार्थेनोकार्पी है वो जनरली यूजलेस कंसिडर होती है। तो ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट आ गया पार्थेनोकार्पी। पॉलीएम्ब्रियोनी को हम पढ़ के आ चुके हैं बट यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐड कर देते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म। यानी आपको पॉइंट समझ में आ गया, पॉलीएम्ब्रियोनी वन सीड कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज। तो जिम्नोस्पर्म में ये काफ़ी कॉमनली ऑब्जर्व्ड होता है। हमने अभी इसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में पढ़ लिया है कि कभी भी न्यूसेलर सेल और इंटेग्यूमेंट्स जब एम्ब्रियो बनाती है तो वहाँ पर फिर आपको बहुत सारे एम्ब्रियोज एक ही सीड में दिखाई देते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, ल्यूवेनहॉक का नाम याद रखना है। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल्स में सिट्रस देख लिया, मैंगो देख लिया, आप ओपनशिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब आते कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हम सीड्स के ऊपर स्टडी करते हैं। सबसे लार्जेस्ट सीड की जब हम बात करते हैं, लार्जेस्ट सीड जो है वो जनरली यूज होता है डबल कोकोनट का। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, मे बी यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑन देम। स्मॉलेस्ट सीड्स जो कंसीडर होते हैं वो होते हैं ऑर्किड्स के। ऑर्किड्स के सीड्स आर द स्मॉलेस्ट सीड्स। उसके बाद में आता है आपके पास में एक निमेक हाइपोथेसिस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। निमेक हाइपोथेसिस
इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम पॉलन एम्ब्रियो सैक भी कंसीडर करते हैं। पॉलन एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या हो गया? जब हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं ना, तो हमने देखा था कि उसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन करके एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है, क्योंकि नॉर्मल केस में तो हम देखते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो एक नॉर्मल केस के अंदर मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, बट इन सम एबनॉर्मल केसेस में ये जो मेल गैमेटोफाइट है या पॉलन ग्रेन है, ये थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करता है और एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के अलावा किसी दूसरे स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर देता है। तो उस दूसरे स्ट्रक्चर का नाम होता है पॉलन एम्ब्रियो सैक। पॉइंट को समझना कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है और वो किसके जैसा दिखने लग जाता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वो जिस फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है वो फंक्शनल मेगास्पोर रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करके एक न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पर भी जो पॉलन ग्रेन का वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ना, वो इस तरह से एबनॉर्मली बिहेव करता है और कंटिन्यूस डिवाइड होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो जर्म न्यूक्लियस है या फिर जो जनरेटिव सेल वाला न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट हो जाता है, यानी ये कभी भी फंक्शनल मेल गैमेटोफाइट में डेवलप नहीं होगा, बट एबनॉर्मली बिहेव करता है और एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलन एम्ब्रियो सैक। इस फिनोमेनन को हमने निमेक हाइपोथेसिस या फिर निमेक फिनोमेनन भी कंसीडर करते हैं। आपको बेसिकली तो ये टॉपिक जो है वो निमेक फिनोमेनन के नाम पर ही मिलेगा, इसलिए आप इसको निमेक फिनोमेनन भी लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले निमेक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, इसलिए इसको निमेक फिनोमेनन कंसीडर करते हैं। और जिस प्लांट में स्टडी किया दैट इज हायासिंथस ओरिएंटालिस, उसमें ये सबसे पहले स्टडी हुआ था। निमेक साइंटिस्ट ने हायासिंथस प्लांट के अंदर स्टडी किया था, इसलिए इसको हायासिंथस, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है निमेक फिनोमेनन कहाँ सबसे पहले स्टडी हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर से कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट इज एक जो सीट होता है, एक सीट के अंदर आपको 3 टाइप का जीनोटाइप दिखाई देता है। 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। एक क्योंकि सीड एक स्पोरोफाइटिक ओव्यूल से डेवलप हुआ है, तो इसमें स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है ही है। 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स मिलते हैं, इन द सेंस एक तो होता है उसका जो उसको स्पोरोफाइटिक बॉडी से मिला हुआ है वो जीनोटाइप। सेकंड जीनोटाइप होता है एक्स सेल और मेल जो गैमेट है या स्पर्म के फ्यूजन से बना जो एम्ब्रियो है उसका जीनोटाइप। और थर्ड नंबर का होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस और दूसरे मेल गैमेट से बनने वाला स्ट्रक्चर। तो 3 टाइप के जीनोटाइप्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहला वाला पॉइंट जो होता है वो होता है स्पोरोफाइटिक पार्ट ऑफ ओव्यूल। सेकंड नंबर पे आता है जिससे जो जाइगोट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और तीसरा जो एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, जाइगोट विच इज गोइंग टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो इन फ्यूचर। तो इसमें 3 टाइप की जीनोटाइप दिखाई देते हैं। एक सीड के अंदर एक एंसेस्ट्रल बॉडी प्रेजेंट होती है जो फ्यूचर के अंदर एक नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगी। तो सीड के अंदर जनरली आप अगर कंसीडर करें तो सीड के अंदर आपको कितनी जनरेशन दिखाई देती है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी दिखाई देती है जो प्रीवियस है, करंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन दिखाई देती है जो एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में है, और एम्ब्रियो दिखाई देता है जो कमिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। अगर हम देखा जाए ना तो एक सीड में एट अ टाइम में 3 जनरेशन प्रेजेंट होती है, 2 स्पोरोफाइटिक जनरेशन, एक प्रीसीडिंग स्पोरोफाइट, एक आपकी आने वाली कमिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और एम्ब्रियो सैक के फॉर्म के अंदर एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी प्रेजेंट होती है। तो बोथ द जनरेशन स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक बोथ द जनरेशंस आर प्रेजेंट इन वन सीड। पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कुछ जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, कस्कुटा एंड सेंटलम प्लांट, जिसको आपने पढ़ा है पैरासिटिक प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर इनके सीड्स में कॉटिलिडन्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि बेसिकली तो ये जो प्लांट्स होंगे ये अपना फूड तो प्रोड्यूस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि दे आर द पैरासिटिक। तो इनके अंदर कॉटिलिडन्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि फ्यूचर में इनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करना होता है। सबसे हाईएस्ट कंटेंट ऑफ ऑयल, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ फैट या फिर ऑयल जो है वो आपको कोकोनट एंडोस्पर्म से मिलता है।
क्लियर। तो ये हो गए कुछ स्पेशल पॉइंट्स विच वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पर हम ये वाला टॉपिक एंड करते हैं। अगर हम किसी प्लांट का लाइफ साइकिल देखें, एंजियोस्पर्म प्लांट का लाइफ साइकिल, तो इट स्टार्ट फ्रॉम, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्पोरोफाइटिक बॉडी से स्टार्ट होता है। दैट स्पोरोफाइटिक बॉडी इज नोन एज मेन प्लांट बॉडी। क्लियर। इस प्लांट बॉडी के अंदर वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज फ्लावर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट से, विच इज स्पोरोफाइटिक बॉडी। और ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है वो 2n होती है। ये स्पोरोफाइटिक बॉडी फिर प्रोड्यूस करती है गैमेटोफाइटिक बॉडी। गैमेटोफाइटिक बॉडी विच इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, और ये गैमेटोफाइटिक बॉडी फ्यूचर में वापस स्पोरोफाइटिक बॉडी का फॉर्मेशन करती है फ्रॉम माइटोसिस करके। अब माइटोसिस, क्योंकि इसके बीच में गैमेटोफाइट बॉडी के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होकर स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में जब कन्वर्ट होता है तो मियोसिस करके होता है। तो ये एक जनरल हमने थीम देखी है कि इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। प्लांट के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज फ्लावर। क्लियर। ये फ्लावर के पास में दो मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कार्पेल और सेकंड आता है स्टेमन। स्टेमन जिसको हम रिजेंबल करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, वेयर एज जो कार्पेल है दैट इज नोन एज मेगास्पोरोफिल। इस कार्पेल के अंदर जो मेन फर्टिलाइज पार्ट होता है दैट इज ओव्यूल विच इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम, और स्टेमन के अंदर जो मेन फर्टाइल पार्ट होता है दैट इज नोन एज एंथर, और उस एंथर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है मेगास्पोर मदर सेल। क्योंकि ये अभी तक स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है, इसलिए ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो 2n होंगे। दैट इज एंथर के अंदर प्रेजेंट होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो भी 2n होगी, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल देन फिर मियोसिस परफॉर्म करेगी, और मियोसिस करके इट विल फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर मदर सेल भी मियोसिस परफॉर्म करके बनाएगी हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर्स होंगे ये 4 बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बट इसमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, और उससे आगे बनता है एम्ब्रियोसैक। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज, क्योंकि हमने उसको पॉलन ग्रेन भी नाम दिया हुआ है, जो इमैच्योर पॉलन ग्रेन है वो कंसिडर होते हैं एक इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो जो माइक्रोस्पोर है यहाँ से आपकी जो सिचुएशन है ना वो चेंज हो रही है। यहाँ से आपका जो इसके ऊपर वाली जो सिचुएशन है वो सारी डिप्लॉयड है, ठीक है। अभी यहाँ से जो नीचे जो स्ट्रक्चर आपका दिखाई दे रहा है दैट इज द हैप्लॉइड वन। अभी जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होंगे मेल गैमेटोफाइट में, मेल गैमेटोफाइट विच इज नोन एज मैच्योर पॉलन ग्रेन, और जो मेगास्पोर है वो प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक विच इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इस मेल गैमेटोफाइट में क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स। क्लियर, वी नो कि 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियोसैक के अंदर प्रोड्यूस होगी एग सेल। मेल गैमेट्स and egg cell and male gametophyte and
एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो एन, क्योंकि ये सब जो रिजल्ट है वो मियोसिस का है। अब ये जो दो मेल गैमेट है उसमें से एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ में फ्यूज होगा, क्लियर, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा ज़ाइगोट। बट इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसके साथ में भी एक मेल गैमेट फ्यूज होगा। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और ये बनाएगा एंडोस्पर्म, जिसको हमने कहा ट्रिपल फ्यूजन। और उसकी वजह से जो एंडोस्पर्म है उसकी प्लॉइडी, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी 2n है तो एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होगी वो 3n होगी और ज़ाइगोट की प्लॉइडी 2n होगी। ये ज़ाइगोट कंटिन्यूसली रिपीटेडली डिवीज़न करेगा और फॉर्म करेगा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो फिर फ्यूचर में वापस बनाएगा स्पोरोफाइटिक मेल बॉडी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी सिचुएशन है ये पूरी हैप्लॉइड सिचुएशन है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सारा पोर्शन आपको डिप्लॉइड पोर्शन है, क्लियर, और नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपका हैप्लॉइड है। ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखने हैं। तो ये जो साइकिल एक ओवरव्यू है जिसमें हम ये समझाते हैं कि किस तरह से अंदर एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्सेप्शंस आर सो मैनी, क्योंकि कोई भी चीज़ नॉर्मली लिविंग वर्ल्ड में बिहेव नहीं करती। देयर आर सो मैनी एक्सेप्शंस, देयर आर सो मैनी एबनॉर्मल बिहेवियर्स विच वी हैव स्टडीड व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर। So this is the overview of the complete chapter. So we are ending our today's topic. Thank you so much.